नमस्कार रानड़े साहब। नमस्कार गोखले साहब। नमस्कार जोशी साहब। नमस्कार। आपने शायद मुझे पहचाना होगा, मैं सुबोध पत्रिका का पत्रकार हूँ। हाँ, पहचानता हूँ। एज ऑफ कंसेंट बिल के बारे में आपकी रिपोर्टों को मैं नित्य पढ़ता आ रहा हूँ। धन्यवाद। आपसे मैं एक आध सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ कीजिए। एज ऑफ कंसेंट के बिल को लेकर दिन ब दिन विरोध बढ़ता ही जा रहा है और बाल गंगाधर तिलक की धारणा यह है कि यह बिल हमारे शास्त्रों, हमारी परंपराओं को नुकसान पहुंचाएगा। क्या आप फिर भी इस बिल का समर्थन करते रहेंगे? मेरे ख्याल में बिल को एक सही नजरिए से देखना चाहिए। जी। बिल में विवाह की उम्र बढ़ाने का इंतजाम है। 10 से बढ़कर 12 की उम्र। इस उम्र से कम आयु वाली लड़की के साथ विवाह करना और गर्भधान करना, चाहे वो उसकी सम्मति से ही क्या क्यों न हो, बलात्कार माना जाएगा। अपनी पत्नी के साथ बलात्कार। जाहिर है कि बिल हमारी बच्चियों की हिफाजत के खातिर पेश किया गया है। मेरे समझ में यह नहीं आता कि विरोध किस लिए हो रहा है। सवाल यह है रानड़े साहब कि सरकार को एक ऐसे मामले में जो पूरी तरह से सामाजिक समस्या है, दस्तंदाजी करने का क्या हक पहुंचता है? वागले, जब लोग किसी दोष की गिरफ्त में हो और खुद अपनी राहत पाने का रास्ता न ढूंढ पाते हो, तो सरकार को दस्तंदाजी करने का, दोष को हटाने का कदम उठाना ही पड़ता है। जी, पर कट्टरपंथी विरोधकों का कहना यह है कि आप सुधारवादी लोग इस मामले को नाहक तूल दे रहे हैं क्योंकि महिलाएं भी इस बिल के खिलाफ हैं। शायद ये सही है कि अन्याय का सबसे बुरा असर यह पड़ता है कि वो अपने कुचले हुए शिकार के मन में इतनी निराशा पैदा कर देता है कि शिकार खुद अपने शिकारी के तलुए चाटना शुरू कर देता है। हमारी असहाय महिलाएं अगर कट्टरपंथियों की भीड़ में शामिल हो गई है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। एक आखिरी सवाल रानड़े साहब। तिलक का कहना यह है कि हमारी सरकार एक विदेशी सरकार है और ऐसी सरकार को हिंदू जीवन पद्धति जैसे नाजुक मसले के साथ खिलवाड़ करने की आजादी नहीं दी जा सकती। यह कहना तब सही होता जब विदेशी शासक अपनी तरफ से बिल पेश कर। इस मामले में हमारी शासकों का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जरा सोचिए, आखिर वो तो यही चाहेंगे ना, हम जैसे है वैसे बने रहे। असंगठित है तो असंगठित, आचार भ्रष्ट है तो आचार भ्रष्ट, नाटे बोने विकलांग, हमारा सामाजिक जीवन ताकत खोया हुआ रहे, लूला लंगड़ा लकवा खाया हुआ। अच्छा हो अगर आप तिलक जी से ही इस सवाल का जवाब पूछे। जी, मैं जरूर पूछूंगा। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे विचार में कानून में सुधार करने की कोई गरज नहीं है। रानड़े और गोखले जिस चीज को नहीं समझ रहे हैं वो ये है कि अगर हम खुद अपनी सरकार को बनाने के काम में महारत हासिल करना चाहते हैं तो हमें यह दिखाना होगा कि हम अपना बंदोबस्त खुद कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं, आपस में तय करके कर सकते हैं और इस तरह का काम हम ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। कानून और प्रस्तावों से कुछ नहीं होने वाला। मगर तिलक साहब, सुधारवादी तो कहते हैं कि खुद हम ही से ये बात उभर कर बाहर नहीं आई है कि लोगों को विश्वास हो जाए कि देरी से विवाह करना उनके लिए फायदेमंद है। वागले, ये जो लोग अपने आप को सुधारवादी कहलाते हैं, इनकी संख्या है कितनी? कोई भी तो इन्हें अपने नेता के रूप में पहचानता नहीं है। सरकार को उनकी राय पर विचार ही नहीं करना चाहिए और इसीलिए विधानसभा में हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो लोगों की धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को बदलता हो। मगर तिलक साहब, डेक्कन कॉलेज के विख्यात संस्कृत विद्वान डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर ने तो शास्त्र के श्लोक पर श्लोक सुनाते हुए यह साबित कर दिया कि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार सयानापन आने के बाद विवाह करना अनुचित नहीं है बल्कि शास्त्र सम्मत है। शास्त्रों की गलत व्याख्या मत करो, शास्त्रकारों को बीच में मत घसीटो। भंडारकर और उनके जैसे अनेक लोगों से हमारा यही कहना है कि वो अपने तर्क की धार को किसी दूसरी जगह पर जाकर परखें। धर्मशास्त्र कोई वो पत्थर नहीं है जिस पर वो अपनी बुद्धि का उसरा रगड़े। अगर शास्त्रों का सही अध्ययन और सही व्याख्या करना नहीं आता तो कृपया शांत रहें और चुप रहें। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, एज ऑफ कंसेंट बिल वायसराय महोदय की काउंसिल में पेश होने वाला है। यह सभा इस उद्देश्य से बुलाई गई है कि इस बिल द्वारा जो साहसपूर्ण कदम उठाया गया है उसका हम समर्थन करें। प्रस्तावित कानून! प्रस्तावित कानून! प्रस्तावित कानून!
होगा जो हमारी कम उम्र वाली कन्याओं का जीवन बर्बाद कर रहा है। राव साहब, पुणे के तथाकथित प्रमुख महानुभावों का बर्ताव देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये तो गुंडागर्दी हुई। मैं तो ऐसे लोगों से संबंध ही नहीं रखना चाहता हूं। दरअसल मैं उस दिन की राह देख रहा हूं कि मुझे उनसे सीधे बातचीत करने का मौका ही न मिले। ऐसा मत सोचिए गोपाल राव, उस तमाम आंदोलन को हमारी विजय मानिए। बिल तो पास हो ही चुका है ना? बस हमारा लक्ष्य तो पूरा हो गया। ये मत भूलिए गोपाल राव कि जब तक हम सुधारवादी है तब तक अल्पसंख्यक ही बने रहेंगे। बहुसंख्यक तो कट्टरपंथियों के साथ रहते ही आए हैं। उससे लिए आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, छोड़ दीजिए, ताकत बटोरिए। अभी बहुत सा बड़ा काम बाकी है और इसीलिए मैंने आप दोनों को आज यहां बुलाया है। राव साहब, मैं क्षमा चाहता हूं उनके बर्ताव के लिए। आप दोनों जानते हैं कि कई सालों से हम लोग कांग्रेस में हैं और यह महसूस करते हुए आ रहे हैं कि कलकत्ता में बैठी सरकार को अर्जियां लिख लिख कर आज तक एक भी काम नहीं बन पा रहा है। नौकरशाही न कभी बदली है न बदल सकती है। हमारी निषेध प्रदर्शन को वो चारा भी नहीं देगी। इसलिए दिमाग में आता है कि इंग्लैंड की लोकमत को प्रभावित करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे कुछ इंग्लिश मित्र हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारी शिकायतों को आवाज दे रहे हैं। हमें भी रीतिबद्ध ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसा अवसर भी सामने दिख रहा है। मुझे लंदन से दादा भाई नवरोजी ने लिखा है कि एक नया रॉयल कमीशन नियुक्त किया जा रहा है जो हमारी शासन संबंधी और आर्थिक मामलों को लेकर उठाए गए शिकायतों पर विचार करेगा। हिंदुस्तानी गवाहियों के साथ बातचीत भी करेगा। मैंने कहा था कि मैं बतौर गवाह जाने के लिए तैयार हूं, मगर हमारी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं न्यायाधीश के पद पर काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे राजनीति से दूर रहना चाहिए। इस काम के लिए मैं आपके नाम की सिफारिश करना चाहता हूं गोपाल राव। ये तो आपकी बड़ी कृपा है राव साहब, लेकिन आप नेक है, तेज दिमाग रखते हैं, बात मनवाने का तरीका भी आप जानते हैं। ये काम आप बखूबी कर सकते हैं। लेकिन राव साहब, मैं आर्थिक व्यवहारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता। गणेश पंत आपकी मदद करेंगे। अर्थशास्त्र के वो गहरे जानकार है। मैं भी थोड़ा बहुत कुछ समझता हूं। हम दोनों मिलकर आपकी तैयारी करा देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल करा देंगे। तो फिर क्या विचार है? अगर आपको भरोसा है कि यह काम मैं कर सकता हूं तो मैं जरूर मेहनत करूंगा। यही कारण है मित्रों, हम मान भी लें कि शिवाजी महाराज ने पहले अफजल खां पर हमला किया, तो भी किसी लेखक को उन्हें हत्यारा कहने का कोई अधिकार नहीं है। यूरोप का नीतिशास्त्र, जिसका बुनियादी सिद्धांत है ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा लाभ, वो नीतिशास्त्र शिवाजी महाराज पर कलंक नहीं लगा सकता। शिवाजी महाराज ने तो एक महान कर्तव्य पूरा करने के लिए एक छोटे से कर्तव्य को नजरअंदाज किया। धन्यवाद। मित्रों, हमें इतिहास के शोध कार्य पर समय न गंवाकर फौरन असली मुद्दे पर आना चाहिए। हम मानते हैं कि शिवाजी महाराज ने पहले योजना बनाई और बाद में अफजल खान का वध किया। अब सवाल यह उठता है कि शिवाजी महाराज का यह काम नैतिकतावादी था या अनैतिकतावादी था। इस सवाल को हम दंड संहिता के नजरिए से नहीं देख सकते, ना ही मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियों की तरह देख सकते हैं, पश्चिमी और पूर्वी सिद्धांतों के अनुसार भी नहीं देख सकते। समाज को बांधने वाले नियम आप और मेरे जैसे साधारण लोगों के लिए होते हैं। क्या आप किसी ऋषि के कुल का पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्या किसी राजा के ऊपर अभियोग लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। तात्पर्य यह है कि नैतिकता के आम सिद्धांत महापुरुषों के लिए नहीं होते। शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया, क्या यह पाप था?
मेरी राय में बिल्कुल नहीं। बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ काम, इसमें कभी कोई दोष नहीं होता। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर आपके मकान में एक चोर घुस आता है और आपके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि उसे धक्के देकर बाहर निकालें, तो आप क्या करेंगे? मेरा जवाब है कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कमरे में बंद कर दीजिए और जिंदा जला दीजिए। विदेशियों को ईश्वर ने ताम्रपट लिखकर यह हाथ में नहीं दिया है कि ये लो हिंदुस्तान का राज्य और मौज करो। मेरी बात आप लोगों के ध्यान में आ रही है ना? अपने दृष्टिकोण को विशाल कीजिए। कुएं के मेंढक मत बनिए। दंड संहिता को ताक पर रख छोड़िए और महापुरुषों की जिंदगी पर विचार कीजिए। धन्यवाद। Mr. Gokhale, this commission is very happy to have this opportunity to obtain your opinions upon certain questions concerning the administration of India. Now, according to you, the exploitation of your natural resources has retarded your material progress. Now, could you tell me how the establishment of the railway has retarded your material progress? At present, the vigorous manner in which the railways are being constructed, neglecting more useful things, has resulted in the exploitation of our resources by the indigo, tea, coffee and other planters. The policy of free trade has been forced on us too early, thereby destroying all our important industries, throwing all our people on the precarious resource of agriculture. But then the opening of fresh trade must have the opposite effect, must it not? But that effect is very little. We only get wages there. Everything else, profit and surplus, goes out. Why haven't you been able to develop these new trades and industries? Mainly because our capital is taken out of our country. If that were not so, we would be able to preserve what we produce. We would be able to welcome foreigners to do what they liked. We would be able to compete with them on equal grounds. But now, we are reduced to mere laborers, to cutting of wood, drawing of water. It is like a house where there is only one person, and he is a paralytic. And there are a number of good things in the house. That person cannot take advantage of those things. But other people come in, throw pittance to him, and take away all his things. Take them away? But we buy them, Mr. Gokhale. Now take the case of the railroad. England buys a share of the proceeds of this industrial undertaking by providing these rails. Now, is this not an exchange between our two countries? Yes, but you throw pittance to us in the form of wages. The profits are taken away by you. But surely, Mr. Gokhale, England buys these goods and sends them over. And in all fairness, the result is nothing more than a very fair bargain between our two countries. But sir, these are our resources. Why should English capital alone find its investment here? What prevents Indian capital from being invested? Why do you say that you do not have this capital? The natural resources are our own. The land is our own. Everything is our own. But we have no capital. Because for the past few years, we have been treated as a vassal dependency, bound to render our services to the sovereign power and to place our resources whenever required at its disposal. As a result, millions of rupees have been spent on objectives which have not advanced the welfare of Indian people, even so as by an inch. Even the empty sense of glory, which is a kind of barren compensation to self-governing nations, is not available to us as a consolation. Not only vast sums of money being thrown away, but as a direct result of that expenditure, the country is now pledged to indefinite liabilities in future. All this has gone on, while the expenditure on objectives, which alone can secure the true welfare and prosperity of the Indian people, has been woefully neglected. कल
प्लेग में कितने मरे? 60। पिछले हफ्ते के मुकाबले में अच्छा औसत चल रहा है। मालूम पड़ता है प्लेग कमेटी के प्रमुख वाल्टर रैन की कठोर कार्रवाई कारगर साबित हो रही है। शायद, लेकिन उसके उजड़े तरीकों का क्या नतीजा होगा कौन जाने। केसरी का ये संपादकीय सरकार की आंख में खटके बगैर नहीं रहेगा बलवंत राव? जरूर खटकना चाहिए, पर मैं सच कहता हूं प्रोफेसर जिनसी वाले, ये रानी विक्टोरिया की जुबेली मनाने का सही वक्त नहीं है। कम से कम भारत में तो नहीं ही है। ये 60 साल की सालगिरह हमारी उन्नति की नहीं है, हमारी अवनति की है। कैसा दुर्भाग्य है कि हमें रोज बरोज ये देखना पड़ रहा है कि कैसे विदेशी शासन के रोलर तले रौंदी जाने वाली हमारी जनता कैसे अधपतित हो जाती है। खासकर इस साल अकाल, प्लेग और भूचाल की वजह से लोगों की हालत बहुत खराब है। आप सही कह रहे हैं बलवंत राव। ये वाल्टर रैंड और उसकी प्लेग कमेटी के उद्दंड उपायों से कुछ भी नहीं हुआ। कुछ हुआ? हाँ, फिलहाल प्लेग पर जरूर काबू पा लिया गया है। मुझे उद्दंड तरीकों से एतराज नहीं है, पर यह रैंड एक ऐसा इलाज साबित हुआ जो बीमारी से 100 गुना भयानक है। गरीब लोगों पर अत्याचार, 2 मासूम महिलाओं के ऊपर बलात्कार, भयानक भयानक। सुना है एक औरत ने आत्महत्या कर ली। हालात बहुत खराब है। मैंने एक कविता लिखी है प्रोफेसर जिनसी वाले, जो मैं केसरी में छापना चाहता हूं। अच्छा, विषय क्या है? अगर शिवाजी महाराज आज जीवित होते तो इस देश की बिगड़ती हुई हालत को देखकर क्या सोचते? पढ़ूं? अवश्य पढ़िए। तिलकर, खाड़िलकर, तुम भी सुनो। अपनी आंखों देख रहा हूं अपने घर की अजब तबाही। क्या इस दिन की खातिर मैंने अपनी संपदा लुटाई? कहां खो गया उष्ण रुधिर वो जो धरती को सिंचा करता, जिसके बल पर मैं मृगेंद्र सा शत्रुनाश को दौड़ा करता? कैसे दिन आए हैं शिव शिव, मेरे दुर्ग बने हैं खंडहर। कुटिल विदेशी ले जाते हैं देश की लक्ष्मी ये घसीट कर। गई सबलता, गई विपुलता, अब तो उल्लू बोल रहे हैं। मन के सन्नाटे के भीतर भय की स्याही खोल रहे हैं, भय की स्याही खोल रहे हैं। और आगे भी कुछ ऐसे ही लिखा है। कहिए, कैसी लगी आपको? बहुत जबरदस्त है। कविता में वे सब बातें आ गई है जो हमारे मन को लगातार मथ रही है। आप मुसीबतों को बुलावा दे रहे हैं बलवंत राव।